हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री व इकोनॉमिक्स टॉपिक के मोस्ट वन क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 में आप लोग इन सभी टॉपिक से आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम्स में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से 50 से 55 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिनमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी व इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यूपी स्पेशल, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिला सकता है। ओनली 100 रुपीज़ दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक से। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, मैक रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारत एवं उनके पड़ोसी देश। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर आप लोग इस सीट को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, मैक रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। भारत की अवस्थिति उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में है। अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्लियर रहेंगे आप लोग। अगला पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक दोस्तों भारत देश फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिराकाल है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि गुहार मोती की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य में है, तथा सबसे पूर्वी बिंदु जिसे किविथु कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर रहेंगे आप लोग। दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी यानी कि केप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। ये जो आपका पेट का एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों, ये 3 साल के लिए पूरी तरह से वैलिड रहेगा, और इसके बीच में बहुत सारी दोस्तों वैकेंसियां रन करेंगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अभी आपके एग्जाम में पर्याप्त समय है। आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर दोस्तों ऑफलाइन करें।
आपके जो पूरे पाठ्यक्रम है दोस्तों, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनने हैं, हो सके दोस्तों उनको प्रिपेयर रखें और नोट डाउन कर लें। जब आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप देखें दोस्तों वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं दोस्तों, तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं और ध्यान रखने हैं दोस्तों अपने प्रिपरेशन के दौरान कि आप अपने दोस्तों पूरे पाठ्यक्रम को फोकस रखें। ऐसा ना करें केवल आप हिस्ट्री पकड़े हैं बस हिस्ट्री पकड़े हैं, पॉलिटी पकड़े हैं बस पॉलिटी ही पकड़े हुए हैं। हर टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से फोकस कीजिए। वहां से जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट बनते हैं अच्छे से उनको रिवाइज कीजिए। ऑप्शन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहने दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन से कोई भी टॉपिक आपका कभी क्लियर नहीं हो सकता। अगला पॉइंट देखिएगा क्या है। भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला पॉइंट, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान व अरब सागर है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। अब 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है एवं म्यांमार है। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो श्रीलंका एवं मालदीव है। एक छोटा सा नोट देखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। जहां पे दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे पहले उनके नाम दिए गए हैं। भारत के साथ उनकी कितनी सीमा साझा होती है किलोमीटर में दिया गया है। उन सभी दोस्तों भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दी गई है। जो दोस्तों पड़ोसी राज्य जो दोस्तों पड़ोसी देशों के साथ मिलते हैं और उसके बाद में उनके नाम दिए गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों भारत के उन सभी पड़ोसी देशों के नाम हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई है। उनकी संख्या दी गई दोस्तों जो भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं और यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। अलग अलग टेंस से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश, तो यह भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्य से। नाम है इनके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला पॉइंट देखिएगा। बात की जाए दोस्तों चीन की, तो यहाँ भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से। नाम है इनके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। आगे बढ़िएगा। ये भी चीजें क्रम से दी गई दोस्तों। सबसे पहले बांग्लादेश दिया गया है, यानी कि बांग्लादेश दोस्तों भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद में चीन है, उसके बाद में पाकिस्तान है। ये चीजें भी क्रम से दी गई हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। अब बात की जाए दोस्तों पाकिस्तान की, तो यहाँ भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से। नाम है इनके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल की बात की जाए तो यह दोस्तों भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से। नाम है इनके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे बढ़िएगा। म्यांमार की बात की जाए दोस्तों तो यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। नाम है इनके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद में भूटान आता है दोस्तों, जो कि भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। नाम है इनके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट है दोस्तों अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ सबसे कम यानी कि केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 1 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से। नाम है उसका लद्दाख। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट आपके इस टॉपिक यानी कि भारत एवं पड़ोसी देश से बनते हैं, जिसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला पॉइंट, भारत का मानक समय यानी कि IST की बात की जाए, या नैनी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लिया गया है, जो कि दोस्तों 82.5 पूर्व यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। यह राज्य दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः इस प्रकार है, नाम देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। हर कंटेंट, हर फैक्ट दोस्तों अच्छे से क्लियर कर दिए गए हैं। अगला पॉइंट, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से कन्याकुमारी देखेंगे तो 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम यानी कि कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश की लंबाई देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर एवं तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तथा द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई देखी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत को प्रशासनिक रूप से 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स PDF ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीजें दोस्तों बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या घनत्व में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादकता एवं बस्तियों की बनावट में पाई जाने वाली विभिन्नता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जबकि लक्षद्वीप दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की जलवायु की बात की जाए दोस्तों तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अभी भारत एवं उनके पड़ोसी देश से दोस्तों बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, क्रम से आप लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट, भारत में कुल नगरों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 4000 है। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है, जबकि मेघालय में सबसे कम नगर हैं। इंटरलिंक करके सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं कि किसी भी टॉपिक से दोस्तों, किसी भी ट्रेंड, किसी भी फॉर्मेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा, वहीं भारत में सर्वाधिक दोस्तों नगरीय जनसंख्या वाला राज्य देखेंगे तो महाराष्ट्र है, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वो सिक्किम में है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तो 44 है यानी कि 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी कि 3745 किलोमीटर तक जाता है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई वर्ष 2022 के अनुसार देखेंगे, जो कि अब तक का सबसे नया डाटा है, तो 67,387 किलोमीटर है। क्लियर रहिएगा आप लोग। आगे बढ़िएगा, अब भारत एवं उनके पड़ोसी देश के संबंध में दोस्तों जितने भी जल संधियां और ग्रेट चैनल है दोस्तों, इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये भी दोस्तों आपके इसी टॉपिक का भाग है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा प्रमुख चैनल या जल संधियां एवं विभाजित क्षेत्र। तो एक तरफ दोस्तों जितने भी प्रमुख चैनल या जल संधियां हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र दिया गया है कि यानी कि ये किसको किससे अलग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों 8 डिग्री चैनल की, तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात की जाए दोस्तों तो अंडमान में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लघु अंडमान, और निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार। यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट चैनल की बात की जाए दोस्तों तो ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट क्या है, पाक जल संधि, आप लोग बार बार नाम सुने होंगे। तो ये दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और कोको जो चैनल है दोस्तों ये अंडमान व म्यांमार में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, इसको इससे अलग करता है। यानी कि अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है कोको चैनल, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा, पॉइंट है हमारा भारत एवं उनके पड़ोसी देश के बीच स्थित सीमा रेखाएं।
बात की जाए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो भारत एवं चीन के मध्य में। नेक्स्ट, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो ये भारत एवं चीन के मध्य में, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? पंचवर्षीय योजना से आया हुआ, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट दोस्तों यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। वह भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। क्लियर रहेंगे आप लोग। अगला पॉइंट, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का है। अब चूंकि दोस्तों योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की भी बात हुई तो ये भी दोस्तों आपका सुपर कंटेंट है। तो यहाँ से जितने भी फैक्ट बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डाकली दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का सही उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार करना, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। हर क्वेश्चंस हर फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब चूंकि दोस्तों नीति आयोग की बात हुई है तो ये भी आपका सुपर कंटेंट है। यहाँ से भी दोस्तों जितने भी फैक्ट बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति का पूरा नाम भी बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत थे। वर्तमान उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं और वर्तमान सीईओ श्री वी आर सुब्रमण्यम है। और दोस्तों प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इस आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी फैक्ट देखिए दोस्तों नीति आयोग से क्या है, नीति आयोग जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहा जाता है, भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। ध्यान रखिएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। नीति आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना है ताकि देश में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ध्यान रखिएगा। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। अब चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। टॉपिक हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो देखिएगा पॉइंट है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। एक छोटा सा नोट देखिए,
दोस्तों इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गईं, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ध्यान रखेंगे रिवाइज आपको अच्छे से करने हैं दोस्तों, बगैर रिवाइज के कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं दोस्तों, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीजें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी समय अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से सुपर कंटेंट बनते हैं, देखिएगा दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। यही इतना दोस्तों बार बार पूछा जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से लेकर 67 तक, 67 से लेकर 68 तक और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। वह हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो समय अवधि थी इसकी 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी और मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर बनते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिएगा दोस्तों, समयावधि की बात की जाए तो इसकी समयावधि थी 1974 से लेकर 1979 तक। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन सुपर हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखिएगा, हजारों बार पूछा गया, आप लोग जानते हैं। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की, तो समयावधि थी इसकी 1980 से लेकर 1985 तक। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से पहला पॉइंट देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना में विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया था। ये भी बार बार पूछा जाता है। और सुपर कंटेंट आपका, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ध्यान रखेंगे। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये सारी चीजें करंट में भी मेंशन की गई हैं। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो समयावधि थी इसकी 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक। मुख्य उद्देश्य था इसका रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समयावधि थी इसकी 1992 से 1997। मॉडल की बात की जाए तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी और मुख्य उद्देश्य था इसका मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समयावधि थी इसकी 1997 से 2002 और मुख्य उद्देश्य था इसका न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो समयावधि थी इसकी 2002 से 2007 और मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समयावधि थी इसकी 2007 से 2012 और मुख्य उद्देश्य था इसका
तीव्रतम एवं समावेशी विकास। लास्ट यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समयावधि थी इसकी 2012 से 2017 और मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्र समावेशी और सतत विकास। ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया, जिसके बारे में आप पूरी तरह से दोस्तों अभी प्रिपेयर कर चुके हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? पंचायती राज व्यवस्था से। ये भी आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा पंचायती राज व्यवस्था। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। क्लियर रहेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। तो पहले इसको देखिए। पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने। देखिएगा पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं सूची में इसे डाला गया है। टोटल दोस्तों इसमें 29 कार्यों को शामिल किया गया है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आप सबसे पहले दोस्तों 4 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। अगला पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखिएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी दोस्तों जितनी भी समितियों का गठन किया गया था, कब किया गया था, अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए दोस्तों, हनुमंत राव समिति 1983 में गठित हुई। GBK राव समिति 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई और थुंगन समिति दोस्तों ये 1989 में गठित की गई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्वेश्चन और देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला पॉइंट, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि CDB की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं आपके एग्जाम में दोस्तों डाकले क्वेश्चंस बनेंगे कि यह स्थापित कब की गई थी। इसके अलावा और भी जितने भी कंटेंट बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि CDB की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग।
बात की जाए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आईआरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पहला पॉइंट, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों इस वीडियो में साइंस के जिस टॉपिक से क्वेश्चन लगाए गए हैं वो आपका सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है यानी कि बायो का टॉपिक। वहां से दोस्तों ये सुपर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके चलने हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर होगा कली से। नेक्स्ट, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यकृत में। और मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। अगला क्वेश्चन, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जोनास साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हाइलोफाइट। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो जीवाश्म। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जा गृह दोस्तों किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए है। और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो पुरुष का Y एवं स्त्री का X। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डू ब्रीस। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? डेड डेस्क कर दिया गया है तो खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है दोस्तों? तो स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है? तो विषाणु है। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो कार्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। व पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
तो ऑक्सीजन ले जाना यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थिमज्जा में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है तो भी विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंडोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नाशपाती यानी पेड़ का कौन सा भाग खाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? वो चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों क्वेश्चंस या टॉपिक ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।